इस युद्ध के बाद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक देखी, समझी और महसूस की गई थी। आज जो आग हार्मुज स्ट्रेट में लगी है, वो सिर्फ तेल के टैंकरों को नहीं जला रही है, वो दुनिया की उस पुरानी व्यवस्था को राख कर रही है जो दशकों से डॉलर और तेल के दम पर चल रही थी। समझिए कि हर एक स्ट्रक्चर बदल जाएगा, क्योंकि ये युद्ध तो सिर्फ एक पर्दा है और पर्दे के पीछे चल रहा है वो शह और मात का गेम, जिसकी बिसात पर सुपर पावर की टक्कर हो रही है। महाशक्तियां बदल रही हैं, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, करेंसी के साथ साथ अब एनर्जी का सोर्स बदल रहा है। 100 साल पहले भी ऊर्जा को सबसे बड़ा हथियार बनाया गया था और अब 100 साल बाद भी ऊर्जा ही वो हथियार है जिससे दुनिया की बादशाहत हासिल करने की जंग चल रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि ऊर्जा हासिल करने का एक जरिया ऐसी ताकत की ओर शिफ्ट हो रहा है जो सृजन की वजह है और महाविनाश की भी सबसे बड़ी वजह बन सकता है। इस बदलाव में जो पावर गेम चल रहा है, उसी की कीमत चुका रही है ये दुनिया, जो एक ऐसी भयानक अनस्टेबिलिटी से गुजर रही जो फ्यूचर के नए फैक्टर तय करेगी। युद्ध तो बस एक बहाना है, ये ब्लैक गोल्ड पर कंट्रोल की जंग है ताकि दुनिया का कंट्रोल हासिल किया जा सके। फिलहाल इस अनस्टेबिलिटी के रूप में दुनिया कीमत चुका रही है और किसी ने मान लिया है कि युद्ध तक ही एक कहानी है, तो समझ लें कि खेल यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला, बल्कि आने वाले समय में एक नए और भी ज्यादा खतरनाक दौर में पहुंच गया है, जिसकी झलक कुछ ही समय बाद दिखने लगेगी। ये युद्ध तय था, ईरान पर हमला तय था और उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। एक छोटा सा ड्रैगन धीरे धीरे इतना बड़ा हो चुका था कि अब वो अमेरिका की बादशाहत को चुनौती देने लगा था। सोलह रहस्यमयी कार्गो प्लेन ईरान की जमीन पर उतरते हैं। इन जहाजों में कोई आम सामान नहीं था, बल्कि अमेरिका और इजराइल के संभावित हमलों को नाकाम करने के लिए एडवांस चीनी हथियार थे। ये हथियार उस देश ने भेजे थे जिसकी सांसें आज ईरान के तेल पर टिकी हैं। बीजिंग की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ईंधन मिलता है तेहरान से और अमेरिका इसी लाइफलाइन को काटने की कोशिश में जुटा है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वाला देश है। 2024 में चीन ने हर दिन 16.3 मिलियन बैरल तेल जला दिया, जो कि उसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल कंज्यूमर बनाता है। लेकिन सऊदी अरब के उलट चीन के पास अपनी धरती के नीचे तेल का कोई भी बड़ा खजाना नहीं है। उसे अपनी जरूरत का लगभग 74% तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आधिकारिक कागजों पर देखें तो चीन अपने तेल का 2/3 हिस्सा रूस, सऊदी अरब, मलेशिया, इराक और ओमान से खरीदता है। लेकिन ये जो पूरा हिस्सा है, इस लिस्ट में एक नाम गायब है और वो है ईरान। आधिकारिक डेटा में ईरान का नाम नहीं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ईरान और वेनेजुएला जैसे सख्त प्रतिबंधों वाले देशों से चीन अपनी कुल जरूरत का 17% तेल खरीद रहा था। ये तेल
सीधे चीन नहीं आता, बल्कि समंदर में शिप टू शिप ट्रांसफर के जरिए मलेशिया के पानी में अपना नाम और पहचान बदल लेता। आंकड़े गवाही देते हैं, मलेशिया खुद सिर्फ 5,65,000 बैरल प्रतिदिन तेल निकालता है, लेकिन चीन को 14 लाख बैरल प्रतिदिन बेच रहा था। ये खेल चीन की सरकारी तेल कंपनियां नहीं बल्कि शेंडोंग में बैठे प्राइवेट टी पार्टी कंपनीज खेल रही थी। 2024 तक ईरान के 80% तेल के खरीदार चाइनीज रिफाइनरी थे। सल्फर में हेवी ईरान से निकला हुआ तेल उनके प्राइवेट रिफाइनरीज के लिए एक वरदान था। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे प्रतिबंधों ने चीन को और भी सस्ते तेल का मौका दे दिया। दरअसल रूस दुनिया के कई देशों को तेल नहीं बेच पा रहा था, जो उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, और चीन ने इसका फायदा उठाया। रूस से सस्ते में कच्चे तेल को खरीदने लगा। 2024 तक चीन के कुल तेल इंपोर्ट का 20% हिस्सा रूस से आ रहा था। चीन की कंपनियां रूस, पश्चिम एशिया और वेनेजुएला तेल रिफाइन कर करके पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की शक्ल में भारी मुनाफे पर बेच रही थी। 2025 में चीन का रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 39.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसी सस्ते तेल के दम पर चीन का पेट्रोकेमिकल सेक्टर दुनिया में सबसे बड़ा बन गया और ग्लोबल इंडस्ट्री रेवेन्यू का 17% हिस्सा कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका ये सब खामोशी से नहीं देख रहा था। सीधे चीन से लड़ने के बजाय अमेरिका ने चीन की इस तेल सप्लाई लाइन का गला घोटना शुरू किया। जनवरी 2026 में अमेरिका ने सीधे दखल देते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वेनेजुएला से चीन आने वाला तेल लगभग बंद हो गया। इससे पहले पनामा में चीन की कंपनी सीके हचिसन से पोर्ट ऑपरेशंस के अधिकार छीन लिए। ये पोर्ट चीन के शैडो टैंकरों के लिए एक अहम लॉजिस्टिक बेस था। दिसंबर 2025 में भी अमेरिकी अधिकारियों ने कैरेबियन सागर में सेंटोरेस नाम का एक टैंकर जब्त किया, जो वेनेजुएला का तेल ले जा रहा था। वेनेजुएला का झटका चीन ने किसी तरह सह लिया, लेकिन फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में जो हुआ, उसने बीजिंग की जड़ें हिला दी। चीन के लिए ये एक तबाही थी। चीन ने 2021 में ईरान के साथ 400 बिलियन डॉलर का 25 साल का समझौता किया था। आप समझिए, चीन ईरान के अप्रिन ड्राई पोर्ट के जियान तक जमीन के रास्ते एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, ताकि समंदर के रास्तों पर अमेरिकी नौसेना की नजर से बचा जा सके। और ऐसे में ईरान में अगर एंटी अमेरिका शासन धराशायी हो जाता है, तो चीन का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी तैयारी वो लंबे समय से कर रहा था, वो खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप चीन को झटका दे रहे हैं। पहले वेनेजुएला के रास्ते जाने वाले तेल को रोक दिया और अब ईरान से मिलने वाली सप्लाई भी बंद कर दी। ऐसे में चीन का दम घुट रहा है, लेकिन बीजिंग से निकलने वाली आवाज बहुत ज्यादा सख्त नजर नहीं आती। जब चीन के ही पड़ोसी मुल्कों से तल्ख आवाज में अमेरिका को जवाब देने की धमकियां दी जा रही हैं, वजह क्या है? 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच एक यात्रा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग जाने वाले हैं और इस दौरान चीन नहीं चाहता कि अमेरिका चीन से नाराज हो, इसलिए रूस से तेल की नई खरीद को लेकर कोई डील नहीं की जा रही है, क्योंकि चीन को लगता है कि भविष्य में ऐसा ना हो कि चीन से नाराज होकर ट्रंप दोबारा टैरिफ बम फोड़ दे। अब समझिए कि ईरान पर हमला करके अमेरिका ने किस तरह से ड्रैगन की गर्दन दबोच ली है। 2025 में ईरान ने चीन को 520 मिलियन बैरल कच्चा तेल बेचा था, जो वेनेजुएला से मिलने वाले तेल का 3 गुना था। अब जब हार्मुज स्ट्रेट से जहाजों को निकलने में मुश्किलें हैं, तो चीन के तेल की पूरी सप्लाई लाइन खतरे में। चीन का आधे से ज्यादा तेल, करीब 1.4 मिलियन बैरल, उन देशों से आता है जो हार्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। तो यकीनन अमेरिका हर रोज लाखों डॉलर युद्ध में झोंक रहा है। ये वेनेजुएला की तरह एक रात का ऑपरेशन नहीं है। ना ही ईरान के तेल अमेरिका के कब्जे में है, लेकिन अमेरिका का जो टारगेट है, वो ना तो ईरान है ना ही वेनेजुएला है। अमेरिका का टारगेट चीन है, जो नए सुपर पावर के तौर पर बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका चीन की इस रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लगाता हुआ दिख रहा है। कागजों पर चीन
बहुत मजबूत दिखता है क्योंकि उसके पास 1.3 बिलियन बैरल तेल का विशाल स्ट्रैटेजिक रिजर्व है जो 200 दिनों तक चल सकता है। लेकिन असल संकट तेल के खत्म होने का नहीं बल्कि उसके महंगा होने की है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर ईरान की सप्लाई लंबे समय तक रुकती है तो कच्चे तेल की कीमत 10 से 12 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ जाएगी। महंगे तेल का सीधा मतलब है कि चीन की रिफाइनरियों का प्रॉफिट मार्जिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। महंगे तेल का मतलब है कि चीन की फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्टेशन, केमिकल्स और भारी मशीनरी का खर्च अचानक आसमान छूने लगेगा। चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो सस्ते एक्सपोर्ट्स के दम पर दुनिया पर राज करता है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगा। महंगा प्रोडक्शन और भारी अमेरिकी टैरिफ ये एक ऐसा डबल हिट होगा जो चीन के एक्सपोर्ट का दम निकाल देगा। अमेरिका ने चीन को फंसाने की चाल चली है। ये गेम पावर का है और अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध का ये जोखिम इसलिए लिया ताकि उस खतरे को खत्म कर सके या फिर उसे कम कर सके, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लगातार झटका दे रहा है। साथ ही अमेरिका दुनिया को दिखा रहा है कि पेट्रो डॉलर को छोड़ना किसी के लिए खतरे से खाली नहीं रहने वाला। क्या अमेरिका तेल की दुनिया को खत्म करने का प्लान बना चुका है? इसका जवाब हां भी है और ना भी। अमेरिका खुद आज 13.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। लेकिन इसे पता है भविष्य तेल का नहीं बल्कि भविष्य उस टेक्निक का है जिससे अमेरिका पूरी तरह कंट्रोल करना चाहता है। 5, 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. सूरज, ऊर्जा का वो असीमित भंडार जिस पर काबू करने की कोशिश अंतरिक्ष के मिशन के साथ शुरू हो चुकी थी, और यही वो विकल्प है जिसे दुनिया हासिल करना चाहती है। धरती पर सूरज बनाया जा रहा है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। 30 से ज्यादा देश एक साथ मिलकर आर्टिफिशियल सूरज बना रहे हैं। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER, यही वो सूरज है जिसे फ्रांस में तैयार किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं यूरोपियन यूनियन, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत। ये दुनिया को असीमित क्लीन एनर्जी देने का प्रोजेक्ट है, लेकिन यहां भी अमेरिका और चीन में टक्कर हो रही है। अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने जेनेसिस मिशन नाम का एक मास्टर प्लान लॉन्च किया है। न्यूक्लियर फ्यूजन से सूरज जैसी ऊर्जा पाने के लिए अमेरिका ने 2030 का टारगेट तय किया है, तो वहीं चीन ने 20 साल पहले ही ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और यह था द एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। और अब वो ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है जहां पर सूरज से ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकता है और 2027 में से लॉन्च करने की यह तैयारी में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटर की मदद से साइंस और एनर्जी के मामले में ऐसा धमाका होगा जो दुनिया को बदल कर रख देगा। अब चैलेंज बस ये है कि आर्टिफिशियल सूरज से निकली इस ऊर्जा को कैसे पावर ग्रिड तक पहुंचाया जाए। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां कार्बन उत्सर्जन 0 हो और बिजली अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हो। ऐसी ही एक दुनिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लड़ाई अमेरिका और चाइना के बीच में है। दोनों देशों की कोशिश है कि वो सुपर पावर बने और शायद इसीलिए इसी लेंस से, इसी प्रिज्म से अभी के हालात को देखा जाना चाहिए। अभी ईरान का ये युद्ध चीन को पीछे धकेलने के लिए चल रहा है। अमेरिका एनर्जी की इस रेस में आगे रहना चाहता है क्योंकि दुनिया में अगली टेक क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है और इस तकनीक में सबसे बड़ी जरूरत है ऊर्जा की, जिसके लिए आर्टिफिशियल सूरज पर जीत हासिल करना अब सबसे जरूरी हो गया है। और अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस रेस में कोई भी उससे आगे निकल जाए।
तस्वीरें खौफनाक हैं। युद्ध में बम और बारूद से बर्बादी का सिलसिला जारी है, लेकिन ईरान ने अपने वजूद को बचाने के लिए एक ऐसी नस को दबा दिया जिसे दुनिया की महाशक्तियों का भी दम घुटने लगा है। हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला एक पतला सा हिस्सा, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट कहते हैं और हिंदी में जल डमरू स्थल कहते हैं। यहां 39 किलोमीटर चौड़े समंदर के रास्ते से दुनिया का 20% से ज्यादा क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। दुनिया के लिए पतली लेकिन बेहद अहम नस की तरह काम करने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की महत्व को आप ऐसे समझिए कि ना सिर्फ ईरान और अरब देश बल्कि दक्षिण अमेरिका और अमेरिका की क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए भी ये स्ट्रेट बहुत अहम है। अगर इस स्ट्रेट को चोक कर दिया जाए, अगर यहाँ से क्रूड ऑयल को लेके जाने वाले टैंकर्स ना क्रॉस कर पाएँ तो सिर्फ एक देश या एक इलाका नहीं, विश्व भर पर इसका असर पड़ सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये 30 दिन से ज्यादा बंद रहा तो दुनिया भर में तेल का अकाल पड़ जाएगा। रोजाना लगभग 20 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता है, जो रातों रात रुक सा गया है। एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर इसका बड़ा असर पड़ा है। जापान के पास 254 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, साउथ कोरिया के पास 208 दिन का और चीन के पास 120 दिन का। वहीं भारत के पास 50 से 60 दिन का रिजर्व कच्चा तेल है। दुनिया भर में तेल की दहशत के बीच भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ है। भारत ने कूटनीति का रास्ता अपनाया है और यही वजह है कि ईरान ने भारत को आने वाले तेल टैंकर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से आने की अनुमति दे दी है। सबसे खास बात यह है कि अब तक भारत ने अपने तेल रिजर्व को छुआ तक नहीं और इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में हो। अगर आपको लगता है कि ऐसा पहली बार हुआ है तो ऐसा नहीं है। 1973 में योम किप्पुर युद्ध के दौरान अरब देशों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों का तेल रोक दिया था। तब तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ गई थी और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA का जन्म हुआ था ताकि इमरजेंसी के लिए तेल बचाकर रखा जा सके। और ऐसा क्यों किया गया और क्यों हॉर्मुज स्ट्रेट वो नस है जिसके दबने से दुनिया की सांस फूलने लगती है? ये मामला सिर्फ तेल या गैस का नहीं है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर हॉर्मुज में जैसे ताज़ा हालात है ये अगर अगले कुछ हफ्ते या महीनों तक चलते रहे तो इसका असर दुनिया भर के देशों पर और सारे एसेंशियल गुड्स पे पड़ सकता है। हर चीज़ महंगी हो सकती है, हर चीज़ मिलने में दिक्कत हो सकती है। जरा ये भी समझे, IMF का नियम है जब तेल की कीमत 10% बढ़ती है तो ग्लोबल महंगाई 0.4% बढ़ जाती है। और अभी क्रूड ऑयल की कीमतों में जो उछाल आया है वो आम लोगों की जिंदगी को महंगा बनाने के लिए काफी है। अब कैसे, ये भी समझिए। माल ढुलाई, एयरलाइंस और फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ जाएगा, खाद की कीमतें बढ़ने लगेंगी, हर एक चीज के प्रोडक्शन की कीमत बढ़ जाएगी, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएगी, जरूरत का हर सामान महंगा हो जाएगा। इस युद्ध में शामिल अमेरिका खुद एक सुपर पावर है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। दुनिया का 16% से ज्यादा तेल अमेरिका निकालता है, यानी उस पर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से खास फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहां युद्ध में परेशानी ईरान के साथ है। ईरान को पता है कि अमेरिका कई वर्षों तक युद्ध लड़ सकता है, लेकिन ईरान इस मामले में खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे दुनिया के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था हिल जाए और वो अमेरिका पर पीछे हटने के लिए दबाव बना सकें।
काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में सब कुछ अगर 1 महीने के अंदर सामान्य नहीं हुआ तो एक ऐसी मंदी आएगी जो विकसित और विकासशील देशों को दशकों पीछे धकेल देगी, वो भी एक ऐसे दौर में जब नई तकनीकी क्रांति आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत है, महंगे जीपीयू की जरूरत है, चिप्स और सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत है, और इन सब के लिए जरूरी है ईंधन, एनर्जी, और उसका सबसे बड़ा स्रोत इसी पतली सी नस से, इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। टॉप 10 तेल उत्पादक देश दुनिया का 70% उत्पादन कराते हैं, जिसमें टॉप 3 में है अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। लेकिन तेल और अर्थव्यवस्था का इतिहास उसके भविष्य की भी कहानी कहता है। भविष्य सिर्फ ईंधन पर कंट्रोल से तय नहीं होता, बल्कि बहुत सारी चीजें हैं, और अमेरिका हर मामले में सबसे ऊपर रहना चाहता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनते ही आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पहले टैरिफ से दुनिया को हिला दिया, फिर वेनेजुएला पर हमला, ग्रीनलैंड को खरीदने की कोशिश, ईरान पर हमला, जंग रोकने के दावे। ट्रंप इसी कोशिश में हैं कि अमेरिका अपनी बादशाहत को बरकरार रखे। अंकल सैम दिखा देना चाहते हैं कि कंट्रोल किसके पास है। इसके लिए अमेरिका ने पेट्रो डॉलर सिस्टम तैयार किया। इसके तहत तेल बेचने वाले देश अरबों डॉलर अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, और यही वजह है कि 38 ट्रिलियन डॉलर कर्ज के बावजूद अमेरिका दुनिया का ताकतवर देश बना हुआ है, और इसी के बल पर वो दुनिया के देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है और हमेशा मजबूत स्थिति में बना रहता है। डॉलर को इस खेल से बाहर करने की कोशिश में दुनिया के कई देश हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी और भरोसे की वजह से आज भी लगभग 80% तेल व्यापार डॉलर में ही होता है। डॉलर को एक दिन में नहीं हटाया जा सकता, लेकिन उसकी नींव दरकने लगी है। इस तेल से जो अथाह दौलत आती है, उससे पश्चिम एशिया के देश विशाल सोवरेन वेल्थ फंड्स बनाते हैं। आज खाड़ी देशों के पास 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का फंड है। ये पैसा दुनिया भर की बड़ी कंपनियों, रियल एस्टेट और टेक कंपनियों में लगा है। इसी पैसे से ये देश अत्याधुनिक हथियार खरीदते हैं और ग्लोबल स्टेज पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाते हैं। ओपेक प्लस के जरिए यही देश तय करते हैं कि बाजार में कितना तेल जाएगा, और इस तरह से वे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। इजराइल और ईरान का कंधा इस्तेमाल करके अमेरिका ने जो महायुद्ध छेड़ा है, उसने ना चाहते हुए भी पश्चिम एशिया के हर एक मुल्क को शामिल कर दिया है। और अब हालात ये हैं कि कंट्रोल तेल उत्पादक देशों से निकलकर अमेरिका के पास पहुंच गया है, ना चाहते हुए भी। अब अमेरिका तय करेगा कि ये जंग कब तक जारी है। जिसका तेल पर कंट्रोल होगा, जिसका खाड़ी और हॉर्मुज पे कंट्रोल होगा, वही शायद ये तय करेगा कि आगे दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कौन बनेगा। और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो अपने आप को अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर घोषित करे। अब इसमें अगर गल्फ के देशों का या साउथ एशिया या डेवलपिंग वर्ल्ड का नुकसान होता है, तो इस वक्त उन्हें सिर्फ कोलैटरल डैमेज ही मान सकते हैं। इस युद्ध से अमेरिका ने तो ये बता दिया कि चाहे जितना अमेरिकी डॉलर को धोखा देने की कोशिश की जाए, जोर जबरदस्ती से या कूटनीति से ईंधन पर कंट्रोल व्हाइट हाउस का है। वैसे ट्रंप की नीति में ये एक पड़ाव है। फ्यूचर का पावर फैक्टर सेट करने के लिए अमेरिका एक तरफ से इस जंग से पैदा हुई
इंस्टेबिलिटी में दुनिया को फंसा कर रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की एक नई क्रांति में सबको पीछे छोड़ने की नीति पर काम कर रहा है, जो आने वाले समय में तय करेगा कि असली ताकत किसके पास है।